हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू लेते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना उद्देशिका, इसके पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसका राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल 1 to 4 में दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है, और थर्ड पार्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 13 में लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, इसके बारे में। इसके बाद में फंडामेंटल राइट्स में जो 6 राइट्स दिए हुए हैं, उसमें पहला राइट है आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसमें ये केसेस अनवर अली सरकार, के अब्बास, एयर इंडिया, नरगिस मिर्जा, सर्बानंद सोनवाल, नवतेज सिंह जौहर, जोसेफ शाहीन, यूसुफ अब्दुल अजीज, मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ। उसके बाद में आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 का क्लोज 1 और 2 कहता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसे समझने के लिए मोटा मोटी ऐसे समझ लो कि 15 एडमिशन से रिलेटेड है। 15 के क्लोज 3 में है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट स्पेशल लॉ का प्रोविजन करेगा। 15 का 4 ये फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया 1951 में, और 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया। इसमें SC ST के रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है, और क्लोज 5 में SC ST OBC इसका रिजर्वेशन, और क्लोज 6 में EWS के 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। ये इससे रिलेटेड केसेज हैं। आर्टिकल 15 से रिलेटेड राजबाला स्टेट ऑफ हरियाणा, प्रताप सिंह स्टेट ऑफ राजस्थान, यूसुफ अब्दुल अजीज, जोसेफ शाहीन स्टेट ऑफ मद्रास, चंपाकम दौरई राजन। इसमें जो 1951 में SC ST को रिजर्वेशन मिला था उसको चैलेंज किया गया। फिर बालाजी वर्सेस मैसूर, वलसम्मा पाल कोचिन यूनिवर्सिटी, इसमें OBC का रिजर्वेशन मिला था, उसको इंदिरा साहनी से चैलेंज किया गया, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट दिए गए: क्रिमिलेयर रिजर्वेशन नॉट मोर देन 50% और नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। उसके बाद में रिजर्वेशन से रिलेटेड केस TMA पाई फाउंडेशन, और OBC से जैसे इंदिरा साहनी केस है ऐसे अशोक कुमार ठाकुर, इसमें भी OBC रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट जो हमारे IIT, IIM, NLUs, एम्स, इनमें जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसको रोका जाना चाहिए। और उसके बाद में अभी EWS का रिजर्वेशन मिला तो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से 2022 से चैलेंज किया गया। तो एक बार इसको वापस ध्यान से सुन लो और समझ लो। सबसे पहले 1951 में जो ये SC ST का रिजर्वेशन मिला था, ये आर्टिकल 15 क्लोज 4 में, इसको चैलेंज किया गया चंपाकम दौरई राजन के केस से 1952 में। उसके बाद में ये जो OBC का रिजर्वेशन मिला आर्टिकल 15 के क्लोज 5 में, इसको चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी के केस से 1993 में। और फिर ये जो आर्टिकल 15 के क्लोज 6 में EWS का रिजर्वेशन मिला 2019 में 103rd अमेंडमेंट के द्वारा 10% रिजर्वेशन EWS को, इसको जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से 2022 में चैलेंज किया गया। तो ये हमारा आर्टिकल 15। इसके बाद में आर्टिकल 15 और 16 की कंपैरिजन टेबल है। 15 का क्लोज 1 और 2 कहता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन द नेम ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। 16 भी यही कहता है। जैसे ये एडमिशन से रिलेटेड है, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 का भी क्लोज 1 2 इस बात को कहता है। 15 का 3 कहता है कि स्टेट वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बना सकता है। जितने भी वुमेन से रिलेटेड लॉ हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड लॉ हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, पोक्सो, सेक्सुअल हरेसमेंट, जितने भी। और 16 का 3 कहता है कि रेजिडेंस के आधार पे, यानी हम जिस स्टेट के निवासी हैं, जहां का हमारा डोमिसाइल है, उसमें हम SC ST OBC EWS इसमें आ सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट में जाते ही हम जनरल में ही काउंट होंगे। ये 16 के क्लोज 3 इसमें प्रोविजन है। 15 के क्लोज 4 में SC ST रिजर्वेशन, और 15 के क्लोज 5 में SC ST OBC, ये दोनों में कवर होता है। 16 के 4 में इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन होने पर रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। 16 का 4A और 16 का 4B इंदिरा साहनी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए लाया गया। फिर 15 का 5 और 16 का 5, इनमें भी इनके आधार पे, यानी जो रिलीजियस पोस्ट हैं, इनमें रिजर्वेशन का प्रोविजन किया जा सकता है।
फिर 15 का 6 और 16 का 6 दोनों ही 103rd अमेंडमेंट के द्वारा 2019 में ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन के बारे में इनमें प्रोविजन किया गया है। इसके बाद में 16 क्लोज वाइज यहां पे हमने लिखा है 16 का इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 16 का 1 और 2 कहता है कि स्टेट सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, इनके आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 16 के 3 में रेजिडेंस के निवास स्थान के आधार पे, जैसा अभी मैंने बताया, डिस्क्रिमिनेशन यानी स्पेशल लॉ बनाए जा सकते हैं। 16 के 4 में इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन, अगर एससी का, एसटी का, ओबीसी का, यानी जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनका इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है, तो यहां पे स्टेट स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। इसको कैचअप रूल, वीरपाल चौहान के केस से 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कैचअप रूल के नाम से एक रूल दिया। 16 का 4A प्रमोशन में रिजर्वेशन, इसको लेके 77th अमेंडमेंट से 1995 में इसको ऐड किया गया, 85th अमेंडमेंट से 2001 में भी इसमें चेंज किया गया। 16 का 4B है बैकलॉग रिजर्वेशन, यानी बैकलॉग भर्ती। रिजर्वेशन में रिजर्वेशन यानी जो एससी एसटी की पोस्ट खाली रह गई है, पहले की भर्तियों में उनकी फुलफिलमेंट नहीं हुआ है, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो उनको फिर से एक सेपरेट रिक्रूटमेंट करके भरना, ये बैकलॉग भर्ती है। 81st अमेंडमेंट से 2000 में इसको कैरी फॉरवर्ड रूल के नाम से जाना जाता है। देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और बीएन तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन केसेस से 1964 के दोनों केसेस हैं। 16 का 5 रिलीजियस पोस्ट जो है, रिलीजियस पोस्ट उनसे रिलेटेड है। 16 का 5 कि रिलीजियस पोस्ट पे उसी धर्म के लोग होने चाहिए, ऐसा स्टेट प्रोविजन कर सकता है, क्योंकि दूसरे रिलीजन के होंगे और कहीं कोई उनसे चूक हो गई तो लोग कहेंगे हमारे धर्म का अपमान कर दिया, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का, ऐसा। 16 का 6 और 15 का 6 दोनों ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से आया, तो ये हमारा आर्टिकल 16। ये 16 से रिलेटेड कुछ केसेज हैं। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रणधीर सिंह वाला केस है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 39 क्लोज डी डीपीएसपी में जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया गया है, ये 22 फरवरी 1992 का जजमेंट है। इसके बाद में इंदिरा साहनी यूनियन ऑफ इंडिया 1993, ये भी इससे रिलेटेड है। नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और एम नागराज, ये भी 2007 का इससे रिलेटेड केसेज हैं आर्टिकल 16 से। उसके बाद में हमारा आर्टिकल 17 है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इससे रिलेटेड केस है पीयूडीआर, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। 18th आर्टिकल है अबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। इसमें बालाजी राघवन का केस है। इसमें कहा गया कि जैसे अंग्रेज उपाधियां दिया करते थे, किसी को सर की उपाधि दे दी, किसी को नाइटहुड की उपाधि दे दी, या हमारे जो आसपास में हम समाजों में देखते हैं, किसी को चौधरी की उपाधि दे दी। चौधरी कोई जाति नहीं है, जाट जाति है। किसी को ठाकुर की पदवी उपाधि दे दी, ठाकुर जाति नहीं है, राजपूत जाति है। किसी को पटेल की दे दी। ऐसे जो इस तरह की, या ब्राह्मण की दे दी, ब्राह्मण कोई जाति, वो पंडित की दे दी, पंडित कोई जाति नहीं, ब्राह्मण जाति है। तो ऐसे कुछ जातियां अनावश्यक ऐसे टाइटल लगा के हम लोग घूम रहे हैं, अंग्रेजों ने दे दी। आर्टिकल 18 भी मना करता है कि नाम के आगे नहीं लगानी। तो इस केस में चैलेंज किया गया कि ये जो डॉक्टर लिखते हैं पीएचडी करने के बाद, या एमबीबीएस वाले, या इंजीनियर लिखते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद में, या एडवोकेट लिखते हैं एलएलबी करने के बाद में, या डॉक्टर एमबीबीएस के बाद में लिखते हैं, ये भी नहीं लिखना चाहिए। और जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री का अवार्ड है, ये भी नहीं दिया जाना चाहिए। और ये टाइटल है, ऐसा इसमें चैलेंज किया गया और कहा कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये भी नहीं हो। तो इसमें भी प्रोविजन है 18 में भी। और इस केस में कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो एकेडमिक डिग्री है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, वो एकेडमिक डिग्री है, वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। लेकिन भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये नाम के आगे नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी लोग गलती से, इवन सरकार का भी जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, ये अभी देखना, कोई भी किसी भी ऐसे व्यक्ति की जयंती आएगी जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, तो पहले लिखते हैं भारत रत्न राजीव गांधी, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जबकि होना यह चाहिए, इस केस में भी यही कहा, भारत रत्न से अलंकृत
बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, भारत रत्न से अलंकृत चौधरी चरण सिंह, भारत रत्न से अलंकृत कर्पूरी ठाकुर, ना कि भारत रत्न, ऐसा इस केस में कहा। और सेना के जो मेडल हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये भी इनसे, ये अलंकरण है, ये पदवियां, ये अपनी जगह वैलिड हैं, जो अंग्रेज देते थे तुष्टीकरण के लिए। किसी को चौधरी कह दिया, किसी को ठाकुर कह दिया, किसी को पटेल कह दिया, किसी को नाइटहुड की उपाधि दे दी, किसी को सर की, उनके लिए मना किया गया। तो ये हमारा आर्टिकल 14 to 18 फंडामेंटल राइट्स में पहला राइट, राइट टू इक्वलिटी, यहां तक हमारा कंप्लीट होता है। ये इसका एक मोटा मोटी ओवरव्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में प्रियम्बल में चेंज किया गया। 3 वर्ड्स प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, इनको ऐड किया गया। और 39A आर्टिकल ऐड किया गया, 43A ऐड किया गया, 48A ऐड किया गया और 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको ऐड किया गया। उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। बाद में राइट टू एजुकेशन 86th अमेंडमेंट 2002 में एक और ऐड करके भी टोटल 11 हो गई है। इसके बाद में सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 1 क्लोज A से G तक और 19 क्लोज 2 से 6 इनके रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये 6 फ्रीडम्स दिए हुए हैं। एक जो F में था, F से फुर हो गया, यूं समझ लो, या हिंदी में 19 एक चय, चय से चंपत हो गया। 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में ये आर्टिकल 300A में आ गया। अब देखिएगा आर्टिकल 19(1)A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका रेस्ट्रिक्शन 8 रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये 8 के 8 रेस्ट्रिक्शन, यानी राइट एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसके रेस्ट्रिक्शंस 8 रेस्ट्रिक्शंस 19 क्लोज 2 में दिए गए हैं। यानी इसकी इजी ट्रिक ऐसे बना लो, जो अच्छा बोलेगा उसको लोग सुनेंगे, जिसको लोग सुनेंगे वो अपनी पार्टी बनाएगा, जो पार्टी बनाएगा घूम घूम के भाषण देगा, जो घूम के भाषण देगा वो अब थक जाएगा तो अपने घर में जाके आराम करेगा, और घर में चला जाएगा तो कमा के खाएगा। यानी यहाँ पे आर्टिकल 19(1)A है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद में पीसेबली असेंबल विदाउट आर्म्स, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) का CA फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेशन। और 19(1) का D है मूव फ्रीली द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र में संचरण की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19(1)E है राइट टू सेटल, यानी बस जाने की स्वतंत्रता। और ये 19(1) का F और आर्टिकल 31 ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में यहां से फंडामेंटल राइट सेट करके 300A में चले गए। हमारा एक ही फंडामेंटल राइट हटा है, वो है आर्टिकल 19(1) का F और 31 राइट टू प्रॉपर्टी। 19(1) का G इस बात के बारे में प्रोविजन करता है कि प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, कॉमर्स, इनके बारे में, इनके रेस्ट्रिक्शंस यहां दिए रखे हैं। ये AK गोपालन में, चिंतामणि राव के केस में। तो एक बार फिर से वो इजी ट्रिक जो मैंने बताई उसकी तरफ ध्यान दें। जो अच्छा बोलेगा उसको लोग सुनेंगे, जिसको लोग सुनेंगे वो अपनी पार्टी बनाएगा, जो पार्टी बनाएगा देश भर में घूम घूम के भाषण देगा, और जो घूम घूम के भाषण देगा थक जाएगा तो घर पे आके आराम करेगा, और जब घर गृहस्थी में आ जाएगा तो कमा के खाएगा। ये आर्टिकल 19, इससे रिलेटेड ये केसेस हैं AK गोपालन, चिंतामणि राव, हनीराज L चुलानी, ओम प्रकाश, रोमेश थापर, SP गुप्ता, PUCL। ये PUCL वाले में पहले राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट कह दिया था। बाद में अनूप बरनवाल के केस में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326, नॉट फंडामेंटल राइट, ऐसा क्लियर कर दिया। जनहित अभियान में EWS को चैलेंज किया गया, अभी मैंने आपको बताया, प्रभु दत्ता और राजगोपाल, ये इससे रिलेटेड केसेस हैं सारे के सारे। अश्विनी कुमार उपाध्याय, बीजो इमैनुअल, श्याम नारायण चौक से, ये सारा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, इनसे रिलेटेड केस है। नेशनल फ्लैग से रिलेटेड स्पेशली केस है नवीन जिंदल, तिरंगे वाला केस के नाम से जाना जाता है। मेनका गांधी, इसमें फंडामेंटल राइट का बहुत ही ब्रॉड सेंस में इंटरप्रिटेशन किया गया। KA अब्बास, बॉबी आर्ट्स इंटरनेशनल, ये सारे राइट टू प्राइवेसी के अच्छे केस हैं। बॉबी आर्ट्स इंटरनेशनल, ये मूवी पे प्री सेंसरशिप को, KA अब्बास भी इसी का। राज कपूर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, राज कपूर लक्ष्मण, ये राज कपूर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जय मां संतोषी मूवी से रिलेटेड है, और राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण सत्यम शिवम सुंदरम मूवी से रिलेटेड है, और एकता कपूर ये वेब सीरीज से रिलेटेड है, 2020 का केस है ये। इसके बाद में आर्टिकल 20 का क्लोज 1, क्लोज 2 और क्लोज 3। आर्टिकल 20 क्लोज 1 है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी भूत लक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता जनरली।
सिर्फ सिविल मामलों में दिया जा सकता, क्रिमिनल में नहीं। 20 क्लोज 2 में है डबल जीओपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण, सीपीसी का सेक्शन 11 भी है। और 20 का क्लोज 3 है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इस 20 क्लोज 2 से रिलेटेड जो लैटिन मैक्सिम है वो है नेमो डेप्ट बिस प्यूनेरी प्रो उनो डिलिक्टो, यानी नो वन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर वन फॉल्ट, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। और 20 का क्लोज 3 है, इससे रिलेटेड लैटिन मैक्सिम है वो है नेमो टेनेटर प्रोड्यूरे एक्यूशेरा सिप्सम, यानी नो मैन इज ऑब्लाइज्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये इससे रिलेटेड आर्टिकल 20 क्लोज 1 to 3 इनसे रिलेटेड लैटिन मैक्सिम। और ये इनसे रिलेटेड केस है नंदिनी सतपति सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वाला केस अभी लास्ट जो आरजेएस का प्री हुआ है उसमें भी पूछा गया, और एनडी तिवारी केस, ये सारे इनसे रिलेटेड प्रोविजन है आर्टिकल 20। फिर आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इनका जब भी फंडामेंटल राइट को इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इनको ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेशन करना है। इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल रूल। मेनका गांधी केस में भी इसके बारे में कहा गया, यानी किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, इसके अलावा नहीं। ये 3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, रूल ऑफ लॉ जो हमने इंग्लैंड से लिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो हमने अमेरिका से लिया, और प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से या जापान से इंस्पायर होकर के लिया। 21 से रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं, कुछ केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ब्रीफली। ए.के. गोपालन स्टेट ऑफ मद्रास, ये सारे राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत अच्छे केसेस हैं। ए.के. गोपालन, मेनका गांधी, खड़क सिंह, एक्स वर्सेज हॉस्पिटल जेट, लता सिंह, सुरजीत सिंह थिंड, PUCL, विशाखा स्टेट ऑफ राजस्थान, ये कामकाजी महिलाओं का वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड केस है। जस्टिस पुटास्वामी, ये भी राइट टू प्राइवेसी का जो आधार कार्ड केस के नाम से जाना जाता है। ओलेगा टेलिस BMC, ये वाला केस राइट टू लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन का अधिकार, इस नाम से जाना जाता है। MH हॉस्कोट, ये केस ऐसे टिप्स पे होने चाहिए, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। MH हॉस्कोट फ्री लीगल एड से रिलेटेड है। हुस्नारा खातून स्टेट ऑफ बिहार, ये स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड है। परमानंद कटारा मेडिकल असिस्टेंस से रिलेटेड है, चिकित्सकीय सहायता से। चेयरमैन रेलवे बोर्ड चंद्रिमा दास, ये फॉरेन वुमेन का गैंगरेप से रिलेटेड है, बांग्लादेशी महिलाओं का जो गैंगरेप हुआ। तो ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड केसेस हैं। जैसे अभी हमने यहां पे डिस्कस किया आर्टिकल 19(1)(f) 44th अमेंडमेंट से 1978 में, इसको यहां से रिमूव करके 300A में ले आए। मींस एक फंडामेंटल राइट अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा है, ऐसे एक फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है, वो है राइट टू एजुकेशन। 86th अमेंडमेंट से 2002 में इसको ऐड किया गया। इससे रिलेटेड केसेज है मोहिनी जैन, उनी कृष्णन, TMA पाई फाउंडेशन, और भी बहुत सारे केस हैं, सेंट जेवियर वाले और ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज वाले। तो ये आर्टिकल 21। इसके बाद में 22 है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें अभी सोनम वांगचुक, इनको अरेस्ट करके और उसके बाद में डिटेन किया गया, ये इसका बहुत ही अच्छा एक्सट्रीम एग्जांपल है। 22 का क्लोज 1 कहता है जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसको रीजन ऑफ अरेस्ट बताना और अपनी चॉइस के एडवोकेट से कंसल्ट करने का उसका राइट फंडामेंटल राइट होगा। 20 का क्लोज 2 कहता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसको 24 आवर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना। और 22 का क्लोज 3 कहता है अगर किसी पर्सन को प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज में लिया गया है तो ऊपर के क्लोज 1 क्लोज 2 के जो प्रोविजंस हैं ये बेनिफिट उसको नहीं रहेंगे। 4 कहता है कि इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट जज की चेयरमैनशिप, यानी इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट जज, जो हाई कोर्ट जज बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता में एक बोर्ड बनेगा और वो बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया तो 3 मंथ कर करके इसके जो डिटेंशन का ड्यूरेशन है इसको बढ़ाया जा सकता है, जैसे अभी सोनम वांगचुक का बढ़ा रहे हैं। इसके बाद में 5 में है कि उसको रीजन बताएंगे क्यों डिटेन किया गया, 6 में है रीजन नहीं बताएंगे और 7 में है कि पार्लियामेंट इससे रिलेटेड लॉ बना सकती है। तो ये यहां पे हमारा सेकंड राइट है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, यहां तक कंप्लीट होता है। इसके बाद में थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23
फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है। और आर्टिकल 24 बात करता है 14 ईयर तक के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, माइंस और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जाना चाहिए। इन दोनों से रिलेटेड केसेज हैं, नीरजा मोदी का केस है, बंधुआ मुक्ति मोर्चे का केस है। तो ये हमारा थर्ड राइट यहां तक कंप्लीट होता है फंडामेंटल राइट में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25। हमारे देश ने, यानी जिस समय हमने देश आजाद हुआ और उसके बाद में हम पे संविधान लागू हुआ, अभी कल ही हमने संविधान दिवस मनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो संविधान लागू हुए 75 साल कंप्लीट हो गए हैं और 76वां साल चल रहा है। तो इसमें हमने 25 आर्टिकल में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है। तो धर्म को व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय माना है, वो अपने इनर कॉन्शियस से, अंतःकरण से जिस धर्म को मानना चाहे, प्रचार करना चाहे, उपासना करना चाहे, उस हिसाब से कर सकता है। ये 25। 26 में रिलीजियस मैटर को मैनेज करना, 27 में रिलीजियस मैटर से रिलेटेड टैक्स की बात है कि किसी भी धर्म को बढ़ाने या किसी भी धर्म को दबाने के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और 28 में वर्शिप के लिए किसी को बाध्य नहीं करेंगे, बाउंड नहीं करेंगे, जिसको जैसा चाहना है वो अपना पूजा पद्धति से उपासना कर सकता है। ये मैंने 2-3 डेट लिखी है, हिस्टोरिकल है, लेकिन इनका रिलीजियस फ्रीडम से बहुत एक रिलेवेंसी है, इनको समझने के लिए बहुत सही है। हमारे देश में 1192 यानी 1192 से पहले यहाँ कोई मुस्लिम्स का प्रभाव नहीं था, ना मुस्लिम धर्म यहाँ पे था। बैटल ऑफ तराइन, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गोरी के हाथों हार गए, परास्त हो गए, उसके बाद से भारत में मुस्लिम इन्वेडर्स ने मुस्लिम धर्म का प्रचार किया तलवार के दम पे। और बैटल ऑफ प्लासी में 1757 के बाद 23 जून को यहां से भारत में क्रिश्चियनिटी आरंभ होती है। जैसे 1192 बैटल ऑफ तराइन के बाद में भारत में मुस्लिम एम्पायर और मुस्लिम धर्म का आरंभ होता है, उसी प्रकार से बैटल ऑफ प्लासी के बाद से 1757 23 जून के बाद से ही भारत में क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन धर्म का आरंभ, यानी इन्होंने सेवा के नाम पे, क्रिश्चियनों ने और मुस्लिम ने तलवार के दम पे अपना धर्म प्रचार किया। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद से तो बहुत तेजी से ये धर्मांतरण में लग गए, पूरा नॉर्थ ईस्ट बदल दिया, केरला, साउथ के स्टेट, और आज भी चाहे हमारा पंजाब हो, इधर गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका हो, यहाँ पे भी सेवा के नाम पे 2 टेबलेट दे देते हैं और क्रिश्चियन बनाने का प्रयास करते हैं। वो लाके बाइबिल थमा देते हैं और कहते हैं कि आ जाओ क्रिश्चियन बन जाओ, तुम्हारी सारी बीमारियां, दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी। हमारे 36 करोड़ देवी देवता ठीक नहीं कर सकते, यानी 36 कोटि के, करोड़ नहीं 36 कोटि के, तो इनकी एक टेबलेट क्या कर देगी। ऐसे षड्यंत्र करके शिक्षा के नाम पे जो भी हो रहा है समाज में, वो सब लोग जानते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। और अब संविधान को लागू हुए 2 महीने बाद, यानी कल हमने संविधान दिवस मनाया, जिसमें 16 आर्टिकल लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। उसके ठीक 2 महीने बाद पूरा संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। यहां से ये प्रोविजन लागू हो जाते हैं धर्म से संबंधित स्वतंत्रता के। तो ये हमारा 4th राइट है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का। 5th राइट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 और 30 आर्टिकल्स इनमें दे रखा कि कोई भी माइनॉरिटी है, हमारे देश में 2 टाइप ऑफ माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी के लोग अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ताकि वो जो माइनॉरिटी का जो कल्चर है इनका वो बना रहे, जो लैंग्वेज है वो बनी रहे, बची रहे, प्रोटेक्ट रहे, प्रिजर्व, प्रोटेक्शन उनके प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट दिया गया है। लास्ट और 6th और मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 32 to 35 है। 32 में ये 5 रिट्स इश्यू की जाती हैं। हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मेंडामस, परम आदेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सरसरेरी, उत्तरप्रेषण और को वारंटो, अधिकार प्रेक्षा। और इस आर्टिकल 32 के बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई प्रोविजन है तो वो है आर्टिकल 32। इट इज वेरी सोल एंड वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहां फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट कंप्लीट होता है। इसके बाद में DPSP से रिलेटेड प्रोविजन 36 से 51 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। ये
इसके आर्टिकल 37 में कहा गया है इनका वायलेशन होने पर फंडामेंटल राइट में जैसे रिट में चले जाते हैं, ऐसे यहाँ कोई रिट में नहीं जाया जाएगा, लेकिन स्टेट जब लॉ बनाएगा तो लॉ बनाते समय इनका ध्यान रखेगा और इनको धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट कर देगा। अभी हमने लगभग हमारे डीपीएसपी को कई सारे स्टेट्यूट्स बना के लागू कर दिया है, और अभी एक जो लागू होना बहुत चर्चित है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी लागू हो जाएगा देर सवेर। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन का राइट है 3 जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A में, 45 में, पार्ट 4 में, ये पार्ट 3, पार्ट 4 और 4A में, 51A के में 86 अमेंडमेंट से 2002 में जो आया। ये इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से 147 में, इस 1 को आगे से उठा के बीच में रख देंगे तो 214 से लेकर 232 में हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी से रिलेटेड प्रोविजन है 233 से 237। उसके बाद में पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस, इससे इंस्पायर होकर के हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया, आर्टिकल 51A क्लोज A टू K। इसके बाद में हमारा 5th पार्ट स्टार्ट होता है द यूनियन संघ, आर्टिकल 52 से 152 में। ये 52 से 152 में स्टार्ट होता है। इसमें 52 से लेकर के और 62 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं, और 63 से लेकर 69 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 70 से 73 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड पावर्स, उनके क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में। 74-75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है। 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रोविजन है। 77-78 कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, इसके बारे में प्रोविजन किया गया। 79 से हमारी 79 में हमारी यहां से पार्लियामेंट का डिस्कशन किया गया। आप कौन सा पूछ रहे हैं? हाँ हाँ 52 से 151। ये नहीं, ये जो पार्ट 5 है इधर मैं बताता हूं, ये यहां रहा। पार्ट 5 है जो 51 से लेकर के और 151 तक है। 52 से 151 में पार्ट 5 है, और 152 से पार्ट 6 है 237 तक, है ना, वो पार्ट 6 अभी आगे आएगा। तो ये हमारा पार्ट 5 द यूनियन है 52 से 151 यानी अनुच्छेद 52 से 151 में दिया गया है। तो यहां पर हमने देखा 79 से, इसको आप इस टेबल को इस तरह से देखें, 79 से लेकर के 79 में पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, इनके गठन के बारे में, और यहाँ लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड प्रोविजन है। 89 से 92 में ये इनका पेयर है, इनको इनके साथ में पार्ट 5 और पार्ट 6 का पेयर है, इनको इनके साथ में लिखेंगे तो एक पार्ट प्रिपेयर करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा आपका। राज्यसभा के ऑफिसर से रिलेटेड है 89 से 92, और लोकसभा से रिलेटेड है 93 से 96। ये लोकसभा के ऑफिसर्स के बारे में दिया हुआ है। यहां पर बिल किस तरह से पेश होंगे, 111 में असेंट ऑन बिल, ये 112 से लेके 117 तक, ये वाले 112 से लेके 117 तक ये फाइनेंशियल प्रोसीजर, इसके बारे में, वित्तीय प्रक्रिया के बारे में बता रखा है। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। 113 में इसकी बात करता है बजट की, बजट यानी एस्टीमेट, इतना अनुमानित खर्चा हो सकता है। और 114 में एप्रोप्रिएशन, विनियोग की बात करता है। 115 में प्रोविजन किया गया एडिशनल एक्सेस इनके बारे में, और 116 इसका लेखानुदान, प्रत्यानुदान इनके बारे में, और 17 स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स। तो ये बजट किस तरह से किस किस हेड में कितना पेश किया है, किस में कितना पास किया है, इसके बारे में यहाँ पे हम 117 तक में डिस्कस करते हैं। इसके बाद में 118, 19, 20 ये इनका जो पेयर बन रहा है, यहां पर
20 में है कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, तो जो लैंग्वेज आती हो, हिंदी या इंग्लिश या उसकी मदर टंग जो है, 120 पर 1 को बीच में रख देंगे तो 210 होते ये स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में प्रोविजन है। और 121 में पार्लियामेंट में जजेस के कंडक्ट को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस के कंडक्ट को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी, और इस 1 को बीच में रख देंगे तो 211 में यही बात स्टेट लेजिस्लेचर पे लागू हो जाएगी। 122 में पार्लियामेंट में जो कुछ होगा उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, और यही 1 को यहाँ बीच में रख देंगे तो 212 में यही बात सेम स्टेट लेजिस्लेचर के लिए लागू हो जाएगी। 123 ऑर्डिनेंस की बात करता है, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या है। और 124 में 7 क्लोजेज हैं। 124 7 क्लोजेज में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रकार से होगा। 124 का क्लोज 1 इस बात के बारे में कहता है, 124 का क्लोज 1 कि सुप्रीम कोर्ट में आपके अलग अलग बुक्स और बैरेक्स में ऐसे दिया होगा, जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जिस समय उस समय एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में प्रोविजन था, यानी 1+7 ऐसा करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे जजेज की जो संख्या है वो बढ़कर के हुई 1+10, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 10 अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं 124 का क्लोज 1 बता रहा हूं। उसके बाद में 1+13 यानी 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 13 अदर जजेज। उसके बाद में 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 17 अदर जजेज। उसके बाद में 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 25 अदर जजेज एंड टोटल 26। उसके बाद में 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 30 अदर जजेज यानी 31। और अभी रिसेंटली हाल ही में वर्तमान में 1+33 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेज, टोटल 34 जजेज सुप्रीम कोर्ट के। क्लोज 2 में है कि इनको कौन बनाएंगे, तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इनको अपॉइंट किया जाएगा। अब बना दिया, उसके बाद में इनका ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाएंगे। इनको रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने रिजाइन कर सकते हैं। और क्लोज 4 में है, अगर इनको हम हटाएंगे आर्टिकल 124 का क्लोज 4, तो इनको प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू वर्क यानी साबित कदाचरण और असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। क्लोज 5 में इनके हटाने से रिलेटेड प्रोसेस के बारे में बता रखा है। और इनका क्लोज 6 है, क्लोज 6 में दे रखा कि इनका ओथ एंड अफर्मेशन है वो 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। और 7 है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में जज रह लिया वो देश भर में और कहीं प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो ये यहां तक हमारा 124, इसको हम इधर अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। यही देखिएगा 124 ये पूरा का पूरा क्लोज 1 से क्लोज 7। ये भी ध्यान रखना, आजकल ये न्यू ट्रेंड चला है, पार्ट 5 का चैप्टर 4 है ये, और इसी को उल्टा कर देंगे। अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन देखने तो वो हो जाएगा पार्ट 6 का चैप्टर 5। एक बार देखो जरा पार्ट 6 का चैप्टर 5 क्या है। पार्ट 6 का चैप्टर 5 हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है क्या, 214 से लेकर के और 232 तक के प्रोविजन है क्या, देखो जरा। ये चीजें पूछते हैं आजकल एग्जाम में, है ना, ये एक न्यू ट्रेंड है। तो ये हमने एक मोटा मोटी ओवरव्यू यहां 124 यूनियन जुडिशरी तक का लिया। इसके बाद में 124A, 124B और 124C ये NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रोविजन 99th अमेंडमेंट के द्वारा 2014 में किया गया। और इसको द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। इन तीनों ही प्रोविजन को, इनके बारे में हमारे देश के बहुत सारे जो लॉ के जानकार लोग हैं उन्होंने काफी टीका टिप्पणी की। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसके बारे में शुरू में खूब आपत्ति की, फिर वो नहीं बोले और बाद में उनको हटा भी दिया गया। तो 124A, 124B, 124C है क्या, NJAC है क्या। भले ही इसको इस केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया ना कि इसको हटाया है। तो जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है हमें इसको पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखिए NJAC का काम क्या है। NJAC का काम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेज को अपॉइंट करना, उनका ट्रांसफर करना। यह बात है 124B में। यहां 124A किसको मिलकर के बनता है इसको समझिए। 124A इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा।
2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, और उसके बाद में कंसर्निंग मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्ट्री का जिसके पास चार्ज है, जैसे अभी वर्तमान में अर्जुन जी मेघवाल, 4 लोग हो गए। उसके बाद में 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन इनमें से होंगे, और 3 साल के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। एक बार नॉमिनेट हो गए तो उसके बाद में दोबारा उनका नॉमिनेशन नहीं होगा, और उनके नॉमिनेशन के लिए जो कमिटी बनेगी जो नाम को नॉमिनेट करेंगे उसमें होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और ये होम मिनिस्ट्री, इनको मिला करके, यानी ये लोग तय करेंगे कोई ऐसा नाम, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, ऐसा एक कोई रिनाउंड पर्सन होगा उसको यहां नॉमिनेट करेंगे। अब इसमें मुझे तो कहीं नहीं लगा कि जब इतने लोग, यानी एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजेआई हैं, ये इसके चेयरमैन हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, ये इसके, मैं सुप्रीम कोर्ट जज ऐसे कर रहा हूं, मेंबर है, तो 3 लोग तो यही हो गए। एक मेंबर लॉ मिनिस्टर हो गया, और 2 मेंबर ये जो नॉमिनेटेड हैं, नॉमिनेटेड मेंबर, एनएम कर रहा हूं इसको शॉर्ट में, और ये भी कोई एक व्यक्ति नॉमिनेट नहीं कर रहा, कोई एक पार्टी का नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। जब संख्या ये है, इसमें हमारी जुडिशरी ने द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के केस से कहा कि ये हमारा सीधा सीधा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे हमला है, जबकि ऐसा कहीं पे भी नहीं है, इसमें हमला जैसा कुछ नहीं लग रहा है। 3 लोग तो न्यायपालिका के प्रमुख लोग बैठे हैं, और एक लॉ मिनिस्टर, और ये 2 लोग सारे के सारे एक ही मत के होंगे, कोई जरूरी नहीं, और हो भी गए तो क्या हो जाएगा, यूनानिमस ओपिनियन हो जाएगा, 3 इनका 3 इनका। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न होता है, लेकिन मुझे लगता है जहां से न्यायपालिका इससे डरी, भयभीत हुई और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, वो रीजन मुझे ये लगता है कि ये जो 2 लोग लिए गए हैं ये कौन होंगे, ये एससी से या एसटी से या ओबीसी से या माइनॉरिटी से या वुमेन, इस वाली कैटेगरी से होंगे। इससे डर गए लगते हैं, वरना जब हमारी लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, देखो कितने लोगों ने मिलकर लॉ बनाया। हमारी लोकसभा की संख्या है 543, हमारी राज्य की सभा की स्ट्रेंथ है 250। अब इतने लोगों ने मिलकर के लॉ बनाया है, और इन लोगों के द्वारा बनाए गए लॉ को 793 लोगों ने मिलकर के लॉ बनाया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको परमिशन दी, एक उनको भी जोड़ दो, तो टोटल मिला के हम यूं देखें तो ये 794 लोग तो पागल, और वो सुप्रीम कोर्ट के जो भी 5 जजेज की बेंच है वो 5 जज समझदार हैं। लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट ने जैसा बना दिया इनको मानना पड़ेगा। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ कॉलेजियम को बचाने के लिए किया है। कॉलेजियम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। ये जजेज ने 75 साल में ये एक अपने लिए कोकस बना लिया ताकि दूसरे लोग नहीं घुस सकें, ये एससी का व्यक्ति नहीं आ जाए। अभी पूर्व जस्टिस थे, उनपे भी एक आदमी ने जूता फेंकने का प्रयास किया, अभी वर्तमान वाले पे फेंक देना, देखें जूता कोई फेंके तो। क्यों? क्योंकि वो एससी से बिलोंग करते थे, इसलिए वो देखना पसंद नहीं करते। भले ही आर्टिकल 17 लागू हो गया, आज भी कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा कचरा घुसा हुआ है, वो अभी भी अपने आप को पता नहीं किस एंगल से सुपीरियर समझते हैं। जो आदमी अपनी योग्यता काबिलियत के दम पे सुप्रीम कोर्ट पे गया है, उस पे जूता फेंकने का प्रयास करते हैं और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं बहादुरी के कि जैसे वही सब कुछ है। उनको ये नहीं पता कि जिस दिन ये लोग जूता फेंकने लग जाएंगे तो तुम्हारे सर कम पड़ जाएंगे, जूते ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जूता वो भी पहनते हैं। इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये संविधान से देश चल रहा। अब गए पुराने जमाने, अब चीजें बदल गई। अब राजा महाराजा नवाब चले गए तो तुम कौन से बाग की मूली हो। संविधान से देश चलता है, हम संविधान को डिस्कस कर रहे हैं और एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देश चलेगा। किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि हम चलाएंगे और तुम नौकर हो। लोकतंत्र में जो पार्लियामेंट ने तय कर दिया, पार्लियामेंट हमारी सुप्रीम लेजिस्लेचर अथॉरिटी है जो हमारे लिए लॉ बनाएगी। आने वाले समय में इसका अच्छा इलाज अगर हमारी पार्लियामेंट करना चाहती है तो जैसा इंदिरा गांधी ने 1976 में 42nd अमेंडमेंट में
आर्टिकल 312 में प्रोविजन किया था आईजेएस का, ऐसा प्रोविजन यहां पर वापिस होना चाहिए। आईजेएस आ जाएगी जिस दिन ये यंग जनरेशन, जिसको आज की तारीख में जेड कहा जाता है, ये लोग जब डायरेक्ट आईजेएस बनकर के जैसे आईएएस आईपीएस बनते हैं, ये लोग सेशन जज से होते हुए और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस तक जाएंगे। अब हमारी न्यायपालिका में सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये हमारा 124A में ये प्रोविजन किया गया कि इनको मिलकर के एक कमिटी बनेगी। 124B में था कि ये एनजेएसी जो बनेगी ये काम क्या करेगी, जजेज का अपॉइंटमेंट, जजेज का ट्रांसफर, ये काम करेगी। और सी में है कि इनसे रिलेटेड कोई भी लॉ है वो पार्लियामेंट बनाएगी और वो एज पर लॉ काम करेगा। यानी ये कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। कॉलेजियम कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जिसको जबरदस्ती हम पे थोप रहा है। ये दुनिया का एकमात्र यानी इस प्रकार की न्यायपालिका है जो सबसे बड़े लोकतंत्र पे 150 करोड़ लोगों के देश पे ये 5 जज कॉलेजियम के नाम पे चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेज यानी 5 जजेज मिलकर के जजेज को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। ये हमारे 543 फ्रॉम लोकसभा, 250 फ्रॉम राज्यसभा, टोटल 793 लोग और एक हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने परमिशन दी, टोटल 794 लोगों ने मिला करके जिस एनजेएसी का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया, उस एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना ही मैं तो अपने आप में गलत मानता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का केस, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पे बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म हो रहा है, इस नाम से ये करना ये बिल्कुल गलत है। इसको हमारी संसद को वापस से आईजेएस का प्रोविजन कर देना चाहिए। तो उसमें कॉलेजियम भी साइड में करो, आपको ये नहीं जम रहा है चलो ये भी हटाओ। कॉलेजियम हमें नहीं जम रहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इसलिए हमें नहीं जम रहा है, वो आपने अपने लिए बनाया है, हम उसको नहीं मानते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इसलिए नहीं मानते, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। और ये जो जितने भी स्टेट के हाई कोर्ट्स जो जुडिशरी के एग्जाम करा रहे हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का अल्ट्रा वायरस है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। ये काम यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जॉइंट पीएससी, इनका काम है, ना कि हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम न्याय देने का है, वो अपना न्याय देने का काम करें, दूसरे के कार्यों में खलल ना डालें। क्यों? क्योंकि इस देश का मालिक, इस देश का ओनर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इस देश का ओनर राष्ट्रपति नहीं है, इस देश का ओनर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के 150 करोड़ लोग इस देश के मालिक हैं और मालिकों को उनके मालिक की तरह माना जाना चाहिए। यानी जो हमारे पूर्वजों ने संविधान की रचना की, इतना सुंदर संविधान बनाया, दुनिया का बेहतरीन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बनाया, इस कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलना चाहिए, ना कि ये कॉलेजियम और इनके आधार पे। तो हमें आर्टिकल 124A, 124B, 124C इनको अच्छे से समझते हुए इसको न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे ये हमला या खतरा है या नहीं है। अभी कुछ लोगों ने नारे दिए थे संविधान बचाओ, ये देखो ये संविधान की इस तरह से अवहेलना आम आदमी नहीं करके कौन कर रहा है और किन से करवा रहे हैं, ये पूरे पढ़े लिखे लोगों को समझने की आवश्यकता है। युवाओं को अवसर मिले इसलिए आईजेएस का गठन होना चाहिए और जितना जल्दी आईजेएस का गठन होगा उतना हमारी न्यायपालिका में सुधार होगा, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों ने इसका सुधार कर लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन हमने आज के इस डिस्कशन में लिए हैं, एक प्रोविजन और लेकर के पार्ट 5 तक का एक ओवरव्यू हो जाएगा, उसको हम पूरा करते हैं। वो है आर्टिकल 148, 149, 150 और 151। ये कैग के बारे में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये चीज न्यू ट्रेंड में है। कौन से पार्ट में है? पार्ट 5। चैप्टर कौन सा? पार्ट 5 का चैप्टर भी 5। इससे रिलेटेड शेड्यूल कौन सा है जिसमें इनकी सैलरी की बात की गई? सेकंड शेड्यूल का पार्ट ई। ये न्यू ट्रेंड है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इनका केग से रिलेटेड अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। और इनसे रिलेटेड रूल रेगुलेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनसे सलाह करके बनाएंगे, जिनका पार्लियामेंट अप्रूवल देगी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है, फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप, और पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 36 से 51, पार्ट 4A 51A, और पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 151 यहां तक का, यानी पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 151 यहां तक का एक मोटी एक ओवरव्यू, एक ब्रीफली
इसको हमने डिस्कशन किया है विद केस लॉ, विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आप इसके बारे में और कोई बात जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट हो। नमस्कार।